नमस्कार दोस्तों, सृष्टि आईएएस के नए इनिशिएटिव एग्जाम बूस्टर्स डेली जीके जीएस करेंट अफेयर्स क्विज प्रोग्राम के नए अंकों के साथ एक बार फिर से मैं प्रस्तुत हुआ हूं और इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के इस सेशन में एक बार फिर से हम लोग अन्य दिनों की भांति ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उनका जो है विश्लेषण करेंगे और उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए आज के सेशन को शुरू करें। उनसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इन सभी का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सृष्टि आईएएस 20 को ज्वाइन कर सकते हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबाइए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे तथा लाइक करना शेयर करना नहीं भूलिए। तो आइए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि सिकंदर के आक्रमण के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उसने जो है भारत पर जो अभियान किया था उनसे जो है भिन्न भिन्न जो है 4 प्रकार के स्थल और जल मार्ग जो है खुल गया। दूसरा कथन है कि उसने झेलम के तट पर जो है बुकेफाल नामक नगर को बसाया था। तीसरा कथन है कि उसने निर्याकस को सिंधु नदी के मुहाने से फर्रात नदी के मुहाने तक स्थल मार्ग खोजने को जो है भेजा था। इसमें से आपको जो है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये ढूंढना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कथन 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि केवल 3 कथन सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि कथन 2 और 3 सही है और ऑप्शन डी कह रहा है कि 1, 2, 3 तीनों जो कथन है वो सही है। और यहाँ जो उत्तर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 सही है जबकि कथन 3 यहाँ गलत है। तो आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि सिकंदर के आक्रमण का जो है सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हमें जो है वो भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क के क्षेत्र में जो है और संपर्क की स्थिति की स्थापना के रूप में जो हमें देखने को मिलता है। साथ ही सिकंदर के अभियान से जो है दोस्तों 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों के द्वार खुल गए। इसने यूनानी व्यापारियों और जो शिल्पी थे उनके लिए व्यापार का मार्ग जो है खोल दिया, प्रशस्त कर दिया। साथ ही व्यापार की तत्कालीन सुविधा को उसने जो है बढ़ा दिया और व्यापार को जो है वो बूस्ट करने का काम किया। अतः कथन 1 जो है यहाँ दोस्तों सत्य है। उसी प्रकार उसने झेलम के तट पर जो है वो बुकेफाल नगर और सिंध में जो है सिकंदरिया नगर को बसाया था जो उपनिवेशों में सबसे महत्वपूर्ण थे। अतः कथन 2 भी यहाँ सत्य है। और उसने अपने मित्र निर्याकस के नेतृत्व में सिंधु नदी के मुहाने से फर्रात नदी के मुहाने तक समुद्र तट का जो है पता लगाने और बंदरगाहों को ढूंढने के लिए भेजा था, न कि स्थल मार्गों का जो है स्थल मार्गों को ढूंढने के लिए। इसलिए कथन यहाँ जो 3 है वो असत्य हो जाता है। तो आइए आज के सेशन का दूसरा प्रश्न देखते हैं। और दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि सिकंदर के भारत आक्रमण के समय झेलम और चेनाब नदियों के बीच जो है दोस्तों वो निम्नलिखित में से किस शासक का जो है शासन था। ऑप्शन ए है आम्भी जो कि तक्षशिला के शासक थे। ऑप्शन बी है डेरियस। ऑप्शन सी है पोरस और ऑप्शन डी है दोस्तों घनानंद। और यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी पोरस, क्योंकि आइए इसके विश्लेषण उनसे क्लियर हो जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों यहाँ कि उस समय जो है झेलम और चेनाब नदियों के बीच जो है वो पोरस का जो है शासन हुआ करता था। इस प्रकार आपने देखा कि ऑप्शन सी यहाँ जो है पिछले प्रश्न का सही उत्तर यहाँ हो जाएगा। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सिकंदर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है उसका भारत अभियान 19 महीने तक रहा। ऑप्शन 2 कह रहा है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होकर वापस लौट गया था। ऑप्शन 2 और 1 को जो है देख करके आपको एनालाइज करना है कि इन दोनों में से जो है कौन सा दोस्तों सत्य है। ऑप्शन ए कहता है यहाँ कि केवल कथन 1 सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि केवल कथन 2 सही है और ऑप्शन सी कह रहा है कि 1, 2 दोनों सही है। ऑप्शन डी कह रहा है कोई सही नहीं है। और यहाँ जो दोस्तों सही होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सिकंदर जो है वो भारत पर जो है अच्छे से वो आक्रमण ही नहीं कर पाया। सिंध के क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों को जरूर कब्जा में किया था जहाँ पे उनका आम्भी और पोरस से जो है भिड़ंत हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो इनका जो है युद्ध हुआ ही नहीं तो पराजित कहाँ से होगा। इस तरीके से जो है ऑप्शन 2 जो है यहाँ गलत है। इसलिए यहाँ इसका आंसर होगा दोस्तों ए, केवल 1 कथन सही है। तो आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं।
आपको बता दें कि सिकंदर का जो है भारत अभियान 19 महीने अर्थात 326 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व तक रहा। और फिर जो है इस तरीके से हम देखें तो कथन एक जो है ये बिल्कुल सत्य है कि उनका जो भारत अभियान था वो 19 महीने तक चला था। साथ ही उनका मुकाबला चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं हुआ। मैंने अभी अभी आपको बताया उनकी अपनी सेना 10 वर्ष के लंबे अभियान में लड़ते लड़ते थक चुकी थी और उसकी जो है उष्ण जलवायु में वे बीमारियों से ग्रस्त हो गए थे। सिकंदर द्वारा बार बार समझाने पर भी वे और आगे नहीं बढ़ना चाहते थे और आगे बढ़ने से वो लोग इनकार कर दिए। ऐसे तो दोस्तों कहा जाता है कि उस समय भारत में घनानंद का जो है शासक हुआ करता था घनानंद, और उनका जो है उस इलाके में जो है परचम लहराता था और इन्हीं डर से उनका सेना जो है आगे बढ़ने से जो है इनकार कर दिया। एक मत ये भी है, लेकिन अलग अलग विद्वानों को जो है अपना अपना मत है दोस्तों। तो ये आपको थोड़ा सा जो है इनको ध्यान में रखना है। इस तरीके से अंत में हम कह सकते हैं कि उसने अंत में अपनी सेना से हार कर जो है वापस लौट गया था, न कि ये चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होकर लौटा था। इस प्रकार जो है यहाँ कथन 2 असत्य हो जाता है। ठीक है, आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब है बुद्ध काल। ठीक है, और यहाँ जो कथन एक है दोस्तों कि यह उत्तरी काल पॉलिशदार मृदभांड का आरंभ काल है। ठीक है, दूसरा कथन है कि यह भारत का द्वितीय नगरीकरण का काल कहलाता है और इसमें से उपयुक्त कथनों में से आपको सत्य कथन ढूंढना है। और यहाँ दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ जो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों सही है, क्योंकि जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को ही काला पॉलिशदार मृदभांड का काल या उनके आरंभ का काल माना जाता है। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि यह भारत का जो है द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है, क्योंकि भारत में जो पहला नगरीकरण था दोस्तों ये माना जाता है हड़प्पा सभ्यता के काल को। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोस्तों ये द्वितीय नगरीकरण का काल बौद्ध काल बुद्ध काल अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को कहा जाता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। तो आइए इनके विश्लेषण को देखते हैं। यहाँ दोस्तों आपको बता दूं कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। पुरातत्व के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी काला जो है पॉलिशदार मृदभांड अवस्था का आरंभ काल इसे माना गया है। साथ ही इसकी बनावट उत्कृष्ट कोटि की हुआ करती थी और जो है यह बहुत चिकना और चमकीला होता था। साथ ही इस समय में ही गंगा के मैदानों में नगरीकरण की शुरुआत हुई और यह भारत का द्वितीय नगरीकरण कहलाता है। ठीक है, तो आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि इस काल में वणिकों ने श्रेणियों का निर्माण आरंभ कर दिया था। ऑप्शन 2 है कि वाराणसी मुख्य व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। ऑप्शन सी है कि इस काल में धातु के सिक्कों का प्रचलन आरंभ हो गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए 1 और 2 कथन सत्य है। ऑप्शन बी केवल 2 कथन सत्य है। ऑप्शन सी 2 और 3 कथन सत्य है। ऑप्शन डी 1 और 2 और 3 तीनों विकल्प जो है सही है। लेकिन यहाँ उत्तर जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ कथन 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही है। तो आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। विश्लेषण के तहत मैं बताऊं दोस्तों आपको कि यहाँ जो है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। साथ ही इस काल में शिल्पी और वाणिक दोनों अपने अपने प्रमुखों के नेतृत्व में श्रेणियाँ बनाकर संगठित जो है होना शुरू कर दिया था। साथ ही इस काल की 18 श्रेणियों का जो है उल्लेख हमें मिलता है, लेकिन विशेष रूप से उल्लेख केवल लुहारों, बढ़इयों, चर्मकारों और रंगकारों की जो श्रेणियाँ हैं उनका मिलता है। ठीक है, साथ ही आपको मैं बता दूं कि वाराणसी इस काल का महान व्यापार केंद्र हुआ करता था और व्यापार मार्ग श्रावस्ती से पूर्व और दक्षिण की ओर निकलकर कपिलवस्तु और कुशीनगर होते हुए वाराणसी तक ये जो है जाता था। और इस काल में सबसे पहले धातु के सिक्कों का प्रचलन जो है वो आरंभ हुआ था और आरंभ में ये मुख्यतः सिक्के चांदी के होते थे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम धातु के सिक्कों का जो चलन है दोस्तों ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध के काल में हुआ था और ये सिक्का जो है मुख्यतः चांदी का सिक्का हुआ करता था।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही शिल्पियों और जो वाणिक वर्ग है वे लोग अपना श्रेणियां बनाना उस समय में शुरू कर दिया था। ठीक है, तो आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ कीवर्ड ध्यान रखिएगा, यहाँ असत्य पूछ रहा है, तो कई बार हम सिली मिस्टेक के चलते इसको असत्य को सत्य पढ़ लेते हैं और फिर गलती हो जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि किसान अपनी उपज का जो है 6ठा भाग कर के रूप में चुकाते थे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। एकदम बात ये सही है। ठीक है, इसके बाद में ऑप्शन बी कह रहा है कि पाली ग्रंथों में गांव 3 प्रकार के बताए गए हैं। ये भी बात सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि भोजक जो है गांव का मुखिया कहलाता था। एकदम सही बात है। लेकिन ऑप्शन डी क्या कह रहा है, देखिए कि सतनाम इस काल का प्रसिद्ध ग्रंथ था। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो यहाँ जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बताते चले कि वैदिक ग्रंथों में आए सतनाम, सतमान और निष्क सब जो है मुद्रा के नाम माने जाते हैं दोस्तों। और यहाँ क्या बोला है कि ये क्या था, इस काल का जो प्रसिद्ध ग्रंथ था, जबकि सतमान जो है दोस्तों और निष्क ये शब्द मुद्रा के लिए यूज हुआ है। अतः जो है कथन डी असत्य है। जबकि अन्य तीनों विकल्प की बात करें, कथन की बात करें तो सत्य है, क्योंकि पाली ग्रंथों में गांवों के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहले प्रकार में सामान्य गांव हैं जिनमें विविध वर्णों और जातियों का निवास हुआ करता था और ऐसे गांवों की संख्या सबसे अधिक हुआ करती थी। दूसरे प्रकार के गांव की बात करें दोस्तों तो ये उपनगरीय गांव हुआ करता था जिन्हें शिल्पी ग्राम भी कहा जाता था। साथ ही ये गांवों को जो है नगरों से जोड़ते थे, ये उपनगरीय गांव, इसलिए इसका नाम उपनगरीय था, क्योंकि ये गांव जो है वो क्या करता था, गांवों को नगरों से जोड़ने का काम करता था। नगरों और गांव के बीच पुल का काम ये करता था। साथ ही तीसरे प्रकार के अगर गांव की बात करें दोस्तों तो ये सीमांत ग्राम हुआ करता था, जो जंगल से संलग्न देहातों की सीमा पर बसे हुए थे, अर्थात जंगल से लगे हुए क्षेत्र में और जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में ये गांव जो है बसा हुआ करता था। साथ ही भोजक पहले प्रकार के गांव का मुखिया कहलाता था। किसान अपनी उपज का दोस्तों उस समय में 6ठी शताब्दी पूर्व में 6वां भाग जो है कर या राजांश के रूप में जो है देते थे और कर की वसूली सीधे राजा के कर्मचारी करते थे। ठीक है, तो आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ये जो है यहाँ कथन वो है मिलिंद पन्हों में मीनांडर और नागसेन के बौद्ध धर्म पर जो है प्रश्नोत्तर का जो है संकलन मिलता है। दूसरा कथन है यहाँ कि हेलेनिस्टिक कला का संबंध ईरानियों से है और यहाँ आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है उनको ढूंढना है। और यहाँ जो बताऊँ दोस्तों, यहाँ सत्य कथन जो है केवल एक है दोस्तों कि मिलिंद पन्हों में मीनांडर और नागसेन के बौद्ध धर्म पर जो है प्रश्नोत्तर जो उनके बीच जो संवाद हुआ था दोस्तों, उनके बीच में जो शास्त्रार्थ हुआ था उनका जो संकलन है प्रश्नोत्तर का वो उसमें मिलता है मिलिंद पन्हों में। लेकिन हेलेनिस्टिक कला का संबंध ईरानियों से नहीं है दोस्तों, बल्कि इनका संबंध जो है यूनानियों से है। तो आइए इनका विश्लेषण देखते हैं। आपको बता दें कि मिलिंद पन्हों अर्थात मिलिंद के प्रश्न जो है, यहाँ पन्हों का मतलब है दोस्तों प्रश्न, ठीक है, और मिलिंद नाम है। तो मिलिंद के प्रश्न में यूनानी शासक जो मीनांडर द्वारा नागसेन से बौद्ध धर्म पर पूछे गए प्रश्नों व नागसेन द्वारा दिए गए उत्तरों का जो है एक पुस्तक के रूप में संकलन किया गया है। अतः कथन एक जो है दोस्तों यहाँ सत्य है। साथ ही हिंद यूनानियों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की कला का प्रचलन आरंभ किया था, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। यह कला विशुद्ध यूनानी नहीं थी। सिकंदर की मृत्यु के बाद जो है विजित गैर यूनानियों के साथ यूनानियों के संपर्क से जो है इसका उदय हुआ था इस कला का। और भारत में जो है गांधार कला दोस्तों इसका उत्तम उदाहरण माना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हेलेनिस्टिक जो आर्ट है या कला है दोस्तों उनका संबंध ईरानियों से नहीं बल्कि यूनानियों से था। अतः कथन 2 असत्य हो जाता है यहाँ पे। तो आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में शक आधिपत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, शकों द्वारा स्थापित 5 शाखाओं में दूसरी शाखा मथुरा में बसी हुई थी जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। दूसरा कथन कह रहा है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन प्रथम था। और तीसरा कथन है दोस्तों कि भारत में जो है आपका संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख रुद्रदामन ने जारी किया था। ठीक है, और उपयुक्त कथनों में से दोस्तों कौन से कथन सत्य है उनका आपको चुनाव करना है। ऑप्शन ए कह रहा है 1 और 2 दोनों कथन सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि केवल 2 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है दोस्तों कि कथन 2 और 3 सही है। और ऑप्शन डी कह रहा है 1 और 2 और 3 जो है तीनों के तीनों सही है। और यहाँ जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका 1 और यहाँ पे दोस्तों 3 होना चाहिए। 1 मिनट रुकिए, फिर से ऑप्शन देखते हैं इसका कि शकों द्वारा जो है स्थापित 5 शाखाओं में दूसरी शाखा मथुरा में बसी थी जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन प्रथम था। और तीसरा जो प्रश्न है दोस्तों ये है कि भारत में जो है संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख रुद्रदामन ने किया था। इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 और 3 जो है यहाँ सही है। तो आइए, और यहाँ जो कथन 1 है दोस्तों ये गलत है। तो आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। आपको बता दें कि दोस्तों शकों द्वारा जो है स्थापित 5 शाखाएं भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में आपको जो है वो देखने को मिलेगा। और इनकी दूसरी शाखा पंजाब में बसी थी जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। और यहाँ देखिए इसने क्या दिया है कि शकों द्वारा स्थापित 5 शाखाओं में दूसरी शाखा मथुरा में बसी थी और जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, जबकि मथुरा में नहीं, ये कहाँ था दोस्तों, ये था आपका पंजाब में बसी हुई थी और उनकी राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला। इसलिए कथन 1 जो है दोस्तों यहाँ गलत हो जाता है। साथ ही मथुरा में जो है तीसरी शाखा हुआ करती थी उनकी, जहाँ उन्होंने 2 सदियों तक जो है राज्य किया था दोस्तों। अतः कथन 1 जो है असत्य है। और सर्वाधिक प्रसिद्ध शक शासक की अगर बात करें तो ये रुद्रदामन प्रथम थे। इस प्रकार जो है कथन 2 एकदम सही है। साथ ही उनका शासन सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, कटिहार बाग और गुजरात के बड़े भागों में हुआ करता था। इस प्रकार कथन 2 जो है दोस्तों सत्य है। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने सबसे विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया। अतः कथन 3 भी जो दोस्तों है वो सत्य है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले जो लंबे अभिलेख देश में पाए गए थे सभी प्राकृत भाषा में रचित है। और जो संस्कृत भाषा में जो बड़ा अभिलेख मिलता है सबसे, वो जो है रुद्रदामन द्वारा रचित है और ये संस्कृत भाषा में है। तो ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार जो है 8 जो प्रश्न है उनका जो उत्तर था दोस्तों ये ऑप्शन 2 और 3 जो है सत्य हो जाएगा, लेकिन 1 जो है दोस्तों कथन गलत है। और ये इस सेशन का दोस्तों आज का ये अंतिम प्रश्न था। तो इसी के साथ जो है दोस्तों आज के सेशन को यहीं विराम देंगे और मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आएगा और आप सभी जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वो यूपीएससी के हों, चाहे वो बीपीएससी या फिर अदर जो एग्ज़ाम्स है कंपटीशन की, उनको इनसे बहुत लाभ मिलेगा मुझे आशा है। और इसी आशा के साथ जब तक मैं आप लोगों के लिए नया सेशन लेकर प्रस्तुत होता हूं, तब तक के लिए जो है आप लोगों से अनुरोध कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल बटन को दबाइए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना नहीं भूलिए दोस्तों। इसी से हमें मनोबल मिलता है और इतना तो हम आपसे मांग ही सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेने का समय है आज। तो जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।